पाठ 7। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। पाठ का सार। प्रस्तुत अध्याय हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉ. शुकदेव दुबे द्वारा लिखित है। इस अध्याय में डॉक्टर भाभा द्वारा आणविक शक्ति को लोक कल्याण के लिए किए गए प्रयास को अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया है तथा आने वाले वैज्ञानिकों में लोक कल्याण की भावना से कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। प्रभात काल की सुंदर बेला थी। जापान का हिरोशिमा नगर अभी रात की नींद से जागकर दिन की चहल पहल में डूबने जा रहा था। सूरज की कोमल सुनहली धूप चारों ओर धीरे धीरे बिखर रही थी। सुकुमार सुंदर बच्चे हाथ में किताबें लिए अपने टिफिन लटकाए स्कूलों की ओर जा रहे थे। माताएं अपने अपने घर में काम में लगी हुई थी। धार्मिक स्थानों में प्रार्थनाएं चल रही थी। हिरोशिमा का सुंदर नगर फुलवारी सा धरती पर खिला हुआ था। उसी समय सहसा प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। आकाश सहस्त्रों बिजलियों की कौंध से भर उठा। एक कर्णभेदी धमाका हुआ और फिर सब ओर धुएं के बादल पृथ्वी से लेकर आकाश तक मंडरा उठे। पल भर में हिरोशिमा का सुंदर नगर धूल का ढेर मात्र रह गया। यह सब कैसे हुआ? बच्चों, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर यह अणु बम का विस्फोट था जिसने कुछ क्षणों में ही नगर को ध्वस्त कर दिया था। विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी। कोई भी वस्तु अपने उपयोग से ही भली या बुरी बन जाती है। अणु बम वैज्ञानिक प्रगति का ही एक चमत्कार है। अणु शक्ति का उपयोग जीवन निर्माण के लिए भी हो सकता है और आज इसी दिशा में संसार सोच भी रहा है। अणु शक्ति का उपयोग जीवन के कल्याण के लिए किस प्रकार हो, इस चिंता में एक भारतीय वैज्ञानिक भी लगा हुआ था और उसने इस दिशा में प्रशंसनीय सफलता भी पाई। इस भारतीय वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा था। डॉक्टर भाभा का जन्म मुंबई में एक पढ़े लिखे धनी पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को हुआ। उनके पिता श्री J.H. भाभा मुंबई के सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से एक थे। डॉक्टर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी। वे प्रायः रोते रहते थे। इससे उनके पिता परेशान रहते थे। यह एक चिंता का विषय था। डॉक्टरों से सलाह ली गई परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक उपाय काम में लाया गया। उसके सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। यह उपाय बहुत ही कारगर हुआ। ग्रामोफोन को सुनकर उसका ध्यान बंट जाता था और उनकी रुलाई बंद रहती थी। इसका फल यह हुआ कि उन्हें संगीत से प्रेम हो गया। उनका यह संगीत प्रेम आजीवन बना रहा। उनका पाश्चात्य रागरागनियों पर भी अच्छा अधिकार हो गया था। डॉक्टर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कैनन हाई स्कूल में हुई। वे पढ़ने लिखने में तेज थे ही। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उनके पिताजी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे परंतु उनकी आयु कम होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। लाचार हो उन्होंने स्थानीय एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। उसके बाद उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिल कराया गया। वहां से उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय की SC परीक्षा सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे यहाँ के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में थे। अब वे कैम्ब्रिज के गोनविल एंड केयर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहां इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। इस परीक्षा में परीक्षार्थी को 6 विशेष विषयों में से केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती थी परंतु उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी और सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। उन्हें इंजीनियरिंग के साथ साथ गणित और भौतिक विज्ञान से भी अत्यधिक प्रेम था। इन विषयों के अध्ययन के लिए वे कैम्ब्रिज के केयर्स कॉलेज में 1930 ईस्वी में प्रविष्ट हुए। यहाँ उन्हें 2 वर्ष के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिल गई। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ही उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में
जाकर विद्युत एवं चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों के संबंध में भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ। इन भाषणों के फलस्वरूप उनकी ख्याति फैलने लगी। 1932 ईस्वी में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज से उच्च गणित का अध्ययन करने के लिए भी एक छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उन्हें यूरोप के कई देशों की सैर करने का अवसर मिला। इस छात्रवृत्ति और उसके समाप्त होने पर 1937 ईस्वी में 3 वर्ष के लिए एक अन्य छात्रवृत्ति दी गई। इस बीच 1941 ईस्वी में उन्हें कैंटर में पीएचडी की उपाधि भी मिली। इस प्रकार अपनी शिक्षा एवं अध्ययन समाप्त कर वे सन 1940 ईस्वी में भारत लौट आए। उसी वर्ष वे भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में रीडर नियुक्त हो गए। इसके बाद वे कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर बनाए गए। वहां उन्होंने 3 वर्षों तक कार्य किया। इस बीच 1942 ईस्वी में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम्स पुरस्कार मिला। वे कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए थे। अब तक डॉक्टर भाभा का देश विदेश में काफी नाम हो चुका था। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने डीएससी की उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। वे 1951 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण की पदवी से अलंकृत किया। इसी वर्ष वे अणुशक्ति के निर्माणकारी उपयोग के सिलसिले में जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके मस्तिष्क में अणुशक्ति को निर्माण कार्यों में उपयोग करने की बात जमी हुई थी। उनके अनुरोध पर मुंबई में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। इसके बाद उन्होंने बंगलुरु छोड़ दिया और रिसर्च संस्था के डायरेक्टर होकर मुंबई आ गए। उन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए इस ट्रस्ट को लिखा था, इस संस्था को स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट स्कूल चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह ताकना न पड़े। इस संस्था से प्रतिवर्ष प्रशिक्षित वैज्ञानिक निकल रहे हैं। इसका श्रेय डॉक्टर भाभा को ही है। भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 ईस्वी में बना और डॉक्टर भाभा को अणुशक्ति कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में वे भारत सरकार के अणुशक्ति विभाग के सचिव के साथ साथ अणुशक्ति शोध संस्थान ट्राम्बे के संचालन का काम भी देखते थे। ट्राम्बे का अणुशक्ति केंद्र उनकी एक महान कृति है। इसके निर्माण से भारत की वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया। आज ट्राम्बे के इस संस्थान में लगभग 8000 वैज्ञानिक हैं, जिसमें लगभग 2000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्नातक भी शामिल हैं। आज यह केंद्र संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। डॉक्टर भाभा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी तो थे ही, उन्हें नृत्यकला एवं चित्रकला में भी बचपन से रुचि थी। भारतीय तथा पाश्चात्य नृत्य देखने में उन्हें समान आनंद आता था। उनके माता पिता ही उन्हें बचपन में चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। एक बार उन्होंने अपनी गौशाला की गाय और बछड़े का चित्र बनाया। चित्र सुंदर था। लोगों ने उसकी सराहना की। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने तो उसे देखकर कहा था, यह बालक एक दिन एक महान कलाकार बनेगा। उसके बाद उन्हें ड्राइंग और चित्रकला की शिक्षा दिलाई गई। बाद में उन्होंने विदेश भ्रमण के समय अनेक कलाकारों से भेंट की और अपनी कला को विकसित किया। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध चित्रकार ने इनकी कला को देखकर उनसे कहा था कि आप चित्रकला को भी अपने जीवन का अंग बनाएं। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि ट्राम्बे के अणुशक्ति संस्थान में बगीचे एवं पौधों की सज्जा सौंदर्यपूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाई देती है। टाटा इंस्टीट्यूट की जानकारियों तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहां के उपवन उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता के सुंदर संगम हैं।
डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत सरल एवं उदार था। वे सदा दूसरों को बढ़ावा देते रहते थे और उन्हें भरपूर सहायता भी। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। अपने शिष्यों को वे यही सलाह देते थे कि वे इस दिशा में अपनी पूरी शक्ति से काम करें। 24 फरवरी 1966 ईस्वी का दुर्भाग्यपूर्ण दिन। भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट मुंबई से जेनेवा जा रहा था। उस समय उसमें डॉ. भाभा को मिलाकर 117 यात्री थे। पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक के ऊपर घना कोहरा छाया था। विमान कहीं टकराकर नष्ट हो गया और भारतीय विज्ञान जगत का वह ज्योतिर्मान नक्षत्र बुझ गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु से राष्ट्र को ही नहीं, विश्व को एक महान क्षति पहुंची। वे अब नहीं हैं, परंतु उन्होंने विज्ञान जगत को जो अमूल्य भेंट दी है, वह भावी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शक के रूप में अमर रहेगी। डॉक्टर शुकदेव दुबे।